नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम जो मेन स्टडी का जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं साइक्लोन्स के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूपीएससी के अंदर या फिर स्टेट पीसीएस के अंदर यहाँ पर जो टॉपिक है ज्योग्राफी से, यहाँ से कई सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। सवाल आपका इस तरह से रहने वाला है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ऑगमेंटेड अकरेंस ऑफ द साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी इन रिसेंट ईयर्स। Also suggest some measures to mitigate the disastrous impact of the cyclone on the western coast of India। कि हाल ही के वर्षों में अरब सागर में चक्रवातों की जो वृद्धि हुई है उनमें योगदान देने वाले कारकों के बारे में चर्चा करनी है, और साथ में भारत के पश्चिमी तट पर चक्रवातों के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो बात करनी है। तो देखिए, इंडिया की बात करें, दिस इज योर इंडिया। ओके, हम बात करेंगे यहाँ पर अरेबियन सी की। अरेबियन सी इस तरफ है, देन योर बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल आपका इस तरफ है। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, आपके ओशंस में जनरेट हो रहे हैं। एक आपका अरेबियन सी की तरफ और दूसरा जनरेट हो रहे हैं आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। साइक्लोन किस तरह से जनरेट होते हैं, इस तरह से आपको मैप पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से साइक्लोन नजर आ जाएंगे। तो देखिए, अरेबियन सी में कई बार साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे इस तरह से जनरेट होते हैं। देन आफ्टर दे मूव अलोंग द कोस्ट ऑफ द इंडिया, और यहाँ से फिर वो गुजरात वाले हिस्से से भारत के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ से जा नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट है, पहाड़ है, तो डायरेक्टली अंदर नहीं घुस पाते हैं। और बात करें आपकी बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, तो यहाँ पर कई बार जो है साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं इस जगह पर, और फिर यहाँ से बे ऑफ बंगाल वाले कुछ कोस्टल एरियाज में यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं और यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो लेके आते हैं। ओके, तो इन्हीं साइक्लोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि जो अरेबियन सी वाला हिस्सा है वहां पर काफी ज्यादा साइक्लोन जो है हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहे हैं। वो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है साइक्लोन की, हर साल हर बार एक दो साइक्लोन जो है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसका रीजन क्या है, पहले वो इतने ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होते थे लेकिन अब है, उनका रीजन क्या है उनके बारे में बात करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइक्लोन से समझेंगे कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन इज ए लार्ज लो प्रेशर वेदर सिस्टम विद द विंड्स दैट स्पाइरल इनवर्ड अराउंड द सेंट्रल पॉइंट, और इंडियन cyclones are tropical cyclone that form in the Bay of Bengal of the Arabian Sea। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो साइक्लोन क्या होता है, लो डिप्रेशन होता है। लो डिप्रेशन एट द सेंटर सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर विंड्स, जो कि अंदर की तरफ को आ रही होती हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे मान के चलिए लो प्रेशर एरिया है। दिस लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय द हाई प्रेशर विंड्स, जो कि इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ को आ रही है। ठीक है, इस तरह अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको जैसा नजर आएगा इस तरह से कि चारों तरफ से जो हवाएं यूं आ रही है और अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, तो यही आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। और जैसे हमने कहा, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन के सेंटर में लो प्रेशर एरिया होगा। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है भारत के अंदर जो पैदा होते हैं, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल दो तरफ पैदा होते हैं और इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। ओके, A review study of the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) Pune has revealed that intensity of the cyclones in the Arabian Sea has increased from 20 to 40% in the recent decades। कि कुछ दशक के अंदर अरेबियन सी जो है वहां पर जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी 20 से लेके 40% तक बढ़ गई है। अब फैक्टर्स की अगर बात करें कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इंटेंसिटी को बढ़ने में या फिर साइक्लोन्स के आने में, तो फर्स्ट फैक्टर जो है इस फैक्टर जो ये फैक्टर है ये संबंधित है आपका किसके साथ, ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसका जो इंक्रीज हो रहा है उसके साथ। ठीक है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि वार्मिंग सी सरफेस टेम्परेचर इन द अरेबियन सी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, हर चीज का आजकल रिलेशन जो है क्लाइमेट चेंज के साथ है, तो यहाँ पर जो साइक्लोन्स हैं उनका रिलेशन भी क्लाइमेट चेंज के साथ है। ड्यू टू दी क्लाइमेट चेंज इट प्रोवाइड अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर दिस साइक्लोन फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज से बेसिकली टेम्परेचर कम तो नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किस चीज का इंक्रीज हो रहा है, ओशियंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जमीन का, कॉन्टिनेंट्स का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर उसी दिशा में बात करें तो ये जो ओशियन सरफेस है
उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि गर्मी ज्यादा हो रही है। अब पहले जिस हिसाब का टेम्परेचर रहा करता था ओशन सरफेस का, उतना नहीं, उससे इंक्रीज हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे 0.7 डिग्री सेल्सियस का जो इंक्रीज है वो देखने को मिला है फ्रॉम 1950 टू 2018। ये आपके इंटरनेशनल जो आपकी इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर, उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट ये कहती है कि 0.7 डिग्री सेल्सियस का जो राइज है वो देखने को मिला है। अब ये राइज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आपको नहीं नजर आएगा शब्दों में, अगर देखा था 0.7 डिग्री सेल्सियस कोई ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन ये ग्लोबल इंक्रीज है ओशन टेम्परेचर का, ठीक है। तो इतना सा इंक्रीज भी ओशन सरफेस के टेम्परेचर में अगर होएगा तो उससे काफी इंटेंस चीजें देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, वार्म सी सरफेस हो जाएगा, तो वार्म सी सरफेस के होने की वजह से वहां से एयर राइज कर जाएगी। अब जो एयर राइज करेगी आसमान में, उसकी वजह से जमीन पर या फिर ओशन पे लो प्रेशर एरिया बनेगा, और उस लो प्रेशर एरिया, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनेगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का साइक्लोन बनेगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रेशर के साथ किस तरह से रिलेशन है। उसके बाद सेकंड चीज है चेंजेस इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। देखिए कई तरह की जो चेंजेस है इस टेम्परेचर की बढ़ने से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, या फिर अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो विंड्स के पैटर्न चेंज होते रहते हैं, उनकी वजह से ये जो साइक्लोन्स है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखिए नॉर्मली बात करें हम, एलिना लानिना वाला कंसेप्ट है, तो हम क्या नोटिस करते हैं कि 4 से 5-6 साल के बीच में वो फिनोमिना जो है रिवर्स हो जाता है, या एलिना होगा या लानिना होगा, कुछ इस तरह से बदलाव देखने को मिलते हैं हमें। तो ज्योग्राफी के अंदर आपके जो क्लाइमेट के अंदर बहुत सारी चेंजेस ऐसे हैं जिनको होने में 10 साल का इंटरवल लग रहा है, 5 साल का इंटरवल लग रहा है, तो वो बदलाव होते हैं। और उन बदलावों की वजह से जो चेंजेस इन दी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है आसमान में ऊपर, उनकी वजह से जो बदलाव होते हैं, उनकी वजह से ये जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करें वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। Madden-Julian oscillation El Nino events can create favorable condition for cyclones developed in the region. Madden-Julian oscillation और El Nino, ये आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो टर्म्स सुने होंगे। Madden-Julian oscillation का मतलब क्या है, एक सेल क्रिएट होता है, सेल इन द सेंस कि सी सरफेस पे लो प्रेशर एरिया बनेगा कहीं पर, मान लीजिए हम कहें कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, इस लो प्रेशर एरिया से जो विंड्स है वो आसमान में राइज होंगी, ऊपर जाएंगी, और जैसे जैसे ऊपर उठेंगी विंड्स ठंडी होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर आसमान में विद द इंक्रीज ऑफ हाइट टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज ऊपर जाने की वजह से ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद अगेन वो नीचे सबसाइड करेंगी, हवाएं नीचे आएंगी, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब अगर आपने ज्योग्राफी का आपको स्टडी है, ज्योग्राफी के बारे में पता है, पढ़ा है, तो आप जानते हैं जो कंडीशंस प्रिवेल होती हैं, जो कंडीशन बनती है आपकी बारिश की, वो कहाँ बनती है, अबव द लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर बादल बनेंगे, ठीक है, और यहाँ पर बारिश करेंगे लो प्रेशर एरिया में। हमेशा ये जो वेदर कंडीशन बनती है बारिश वाली, ये आपकी लो प्रेशर एरिया पे ही बनती है। अब यही आपका जो सेल है, ये मैडन-जुलियन ऑसिलेशन के ऊपर इसका बेस है। किस तरह से कि मैडन-जुलियन ऑसिलेशन एक टर्म आपकी है जिसके अंदर इसी तरह का एक सेल बनता है, ठीक है। अभी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो ऊपर नीचे इस तरह से सर्कल कंप्लीट होता है, इसको सेल बोलते हैं। अब ये सेल आपका ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल एरिया में जो मैडन-जुलियन सेल है, ये बनता कहाँ पर है, इंडिया के साथ किस तरह से रिलेटेड है कि ये बनता आपका इंडियन ओशन के अंदर है, ठीक है। इस तरह का सेल इंडियन ओशन में बनता है, एंड दिस सेल मूव्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर ग्लोब, कि जहां पर अरेबियन सी में ये बन गया यहाँ पर सेल, उसके बाद ये सेल धीरे धीरे करके ईस्टर्न साइड में मूव करता है, और जब ये ईस्टर्न साइड में जहां जहां ये मूव करेगा वहां वहां पे ये बारिश लेके आएगा। तो आप मान के देखिए, अगर मैडन-जुलियन सेल है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन रहा है, हमने कहा स्टार्टिंग में लो प्रेशर एरिया बनेगा और बारिश होगी। अब लो प्रेशर एरिया बनने की वजह से क्या होता है, साइक्लोन को क्या चाहिए, लो प्रेशर एरिया ही चाहिए। तो मैडन-जुलियन सेल अगर यहाँ पे बनता है तो उससे जो लो प्रेशर इंडियन ओशन पे बनेगा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, और उसकी वजह से ये जो सेल है लो प्रेशर एरिया की वजह से साइक्लोन आएंगे। और ये जो मैडन-जुलियन सेल ऑसिलेशन है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये कितने टाइम में दोबारा आ जाएगा, तो आप मान के चलिए 30 to 60 डेज के नियर बाय, 30 से लेकर 60 दिन के बीच ये भारत के अंदर, मतलब एक बार आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद दोबारा फिर 30 दिन बाद
या फिर 50 दिन बाद या फिर 60 दिन बाद ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आपका मेडन जूलियन जितनी बार भारत के अंदर होगा उतनी तेज बारिश होगी और उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर बनेगा अरेबियन सी के अंदर, और लो प्रेशर बनेगा स्ट्रॉन्ग तो साइक्लोन्स बनेंगे। सिंपल लॉजिक। उसके बाद अगर बात करें तो आपका जो एल नीनो वाला कंसेप्ट है ये आपका पैसिफिक ओशन में नजर आता है अलोंग द कोस्ट ऑफ द पेरू। ठीक है, साउथ अमेरिका में अलोंग द कोस्ट ऑफ द पेरू ये आपका एल नीनो जो है इवेंट अकर होती है। सिंपली देखिए क्या है, एल नीनो जब आपका होगा, एल नीनो के टाइम पर आपका जो भारत है वहां पर एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और जो ये स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया है इसके इंटेंस होने की वजह से वहां पे साइक्लोन्स जो है उनके फ्रीक्वेंसी ज्यादा नजर आएगी। उसके बाद इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने सब फर्स्ट पॉइंट देखा था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो वाटर का मॉइस्चर का कंटेंट है वो आसमान में ऊपर की तरफ ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा ऊपर जाएगी तो आपका पानी भी हवा के साथ ऊपर जाएगा एज अ मॉइस्चर, एज अ गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर नीचे से जो वाटर है ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो नीचे वाला पानी है वो कॉन्टिन्यूसली एक जो सिस्टम नजर आएगा आपको इस तरह से ऊपर जाते हुए, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये जो ऊपर जाएगा वाटर इसकी वजह से क्या होगा, अगर सिंपल लॉजिक है, अगर जो विंड्स हैं उनके अंदर अगर मॉइस्चर ज्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो वो डिस्ट्रक्शन लेके आती है। सिंपल लॉजिक। अगर विंड्स ड्राई है तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवा चलेगी, पेड़ पौधे उखाड़ सकती हैं अगर विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट बारिश, थंडरस्टॉर्म, ओले, हेलस्टॉर्म, स्नोफॉल, ये सब एक्टिविटीज तभी होंगी जब उस विंड के अंदर मॉइस्चर होगा। तो इंक्रीज, अगर मॉइस्चर इंक्रीज हो जाए ओवर दी लो प्रेशर एरिया, ज्यादा जो पानी है ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो, तो उसकी वजह से जो साइक्लोन है आपका वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो लेके आएगा। उसके बाद बात करें चेंजेस इन दी ओशियनिक हीट एंड वार्म ओशन करंट्स। अब देखिए ओशन की हीट चेंज हो रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि ओशन करंट जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक वार्म ओशन है, कोई भी इक्वेटोरियल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया मान लीजिए, वहां पर वार्म ओशन है और वहां से पानी मूव करता है आपकी अरेबियन सी की तरफ को, जो हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में है, क्योंकि ओशन करंट्स मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ज्यादा वार्म करंट अगर अरेबियन सी की तरफ आएगी तो वो वार्म करंट क्या करेगी, अरेबियन सी में अगेन टेम्परेचर राइज कर देगी और फिर वह आपका लो प्रेशर एरिया बनेगा। देखिए कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल सा इतना सा है, साइक्लोन डेवलप होएगा सिंपल एक चीज की वजह से, वो होगा क्या कि लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए। सिंपल लॉजिक कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। हम डिस्कस कर रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया किस किस चीज की वजह से बनेगा। एक तो सिंपल रीजन होता है कि सनलाइट पड़ रही है, उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बन रहा है, बट क्या उस लो प्रेशर एरिया को और ज्यादा इंटेंसिफाई करने वाले भी दूसरे सोर्सेज हैं? जस्ट वो हम सब देख रहे हैं कि कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो वार्म ओशियनिक करंट अगर किसी दूसरे ओशन से आती है अरेबियन सी में और वहां पे लो प्रेशर एरिया को और इंटेंस कर देती है, अगेन आपका जो साइक्लोन है वो बनेंगे। इंटरप्ले बिटवीन द लोकल एंड द ग्लोबल क्लाइमेटिक फैक्टर। लोकल क्लाइमेटिक फैक्टर का मतलब आप यूं लगा लीजिए कि लैंड एरिया है, जमीन है, अब जमीन गर्म होती है बड़ी तेजी से, पानी गर्म होता है धीरे धीरे। अब लैंड एरिया पे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, जो पेड़ है, पहले पेड़ हुआ करते थे वहां पर, पेड़ों की वजह से आप जानते हैं कि पेड़ों की वजह से जो टेम्परेचर है वो कम रहता है क्योंकि जमीन तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। अब मान लीजिए कोई जमीन है, कोस्टल एरिया मान के चलते हैं इंडिया का, कोस्टल एरिया में आपने क्या किया, बहुत सारा जंगल था, पेड़ था, उन पेड़ों को काट दिया। यहाँ पर पेड़ लगे थे, मान लीजिए यहाँ पर सब जगह पेड़ लगे हुए थे, इन सभी पेड़ों को आपने काट दिया। अब ये एरिया बिल्कुल प्लेन हो गया, जमीन खाली है, सूरज की रोशनी बहुत तेज पड़ रही है, तेज पड़ने की वजह से जमीन गर्म हो रही है, जमीन गर्म होने की वजह से उसके ऊपर जो हवा है जमीन के वो भी गर्म हो रही है। देन ये गर्म हवा क्या है, मूव करेगी इस तरफ को, ओशन की तरफ को, और ओशन में जाकर ये हवा क्या करेगी, ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ा देगी। तो सेम प्रोसेस, लो प्रेशर एरिया और स्ट्रॉन्ग होएगा आपका, जिसकी वजह से आपके साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यही इंटरप्ले है बिटवीन द लोकल एंड द ग्लोबल क्लाइमेटिक फैक्टर। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स जो होते हैं उनसे बचने के लिए। मान लीजिए साइक्लोन आता है और आता कहाँ है, कोस्टल एरिया में आ रहा है, ठीक है, इन क्षेत्रों में ही आएगा, कोस्टल एरिया में, ज्यादा अंदर तक नहीं घुस पाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसे ही
अलग होता है अपने सोर्स से, मतलब समुद्र से, पानी से, वैसे ही वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? रेट्रोफिटिंग नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर, कि जो आपकी नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर है कोस्टल एरिया पे, विदाउट किसी प्रॉपर गाइडेंस के, विदाउट जो रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करते हुए अगर आपने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उनको हटाकर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने हैं जो कि इस तरह की कोई स्थिति आती है साइक्लोन वाली, तो उसमें बचाया जा सके लोगों को, क्योंकि घर वगैरह उखड़ जाते हैं हवा के साथ, तो उससे बचाया जा सके। उसके अलावा साइक्लोन शेल्टरिंग, साइक्लोन शेल्टरिंग क्या है कि इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए जाए सरकार के द्वारा कोस्टल एरिया में, कि जहां पर जो साइक्लोन प्रूफ हो, मतलब अगर बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और उन हवाओं को झेलने में ये स्ट्रक्चर सक्षम हो, इस तरह के साइक्लोन शेल्टरिंग जो है फॉर द कम्युनिटी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द पर्सन्स व्हिच डू नॉट हैव द हाउसेज, ठीक है, उनके लिए इस तरह की साइक्लोन शेल्टरिंग जो है बनानी चाहिए सरकार को। लास्ट, वेजिटेशन कवर को इंप्रूव करना चाहिए। मैंने बताया पेड़ होंगे, तो पेड़ों से पहली बात तो लो प्रेशर जो बनता है वो वहां पर फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ही हमें देखने को मिलेगा कि थोड़ी गर्मी कम होगी, पहली चीज तो ये। दूसरी ये कि अगर साइक्लोन बड़ी तेजी से कोस्टल एरिया के अंदर घुसता है, तो वहां पर बीच में उसको रोकने के लिए पेड़ होंगे, तो पेड़ों की वजह से साइक्लोन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और ये चीज जो है साइक्लोन के इफेक्ट को कम करेगी। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। आगे अगर बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से 2999 का एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया गया है। इस फाउंडेशन कोर्स पे 50% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि goylaclasses.com के नाम से है, वहां पर जाकर भी इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।